नूरुर रहीम साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। थैंक यू भाई। नूर साहब, बेसिकली आज के इस इंटरव्यू में हम डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस को लेकर, और प्रॉपर बीबीए और बीकॉम पे हम बात करेंगे। चूँकि कई बार होता है जो स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उन्हें पता नहीं चल पाता ये तैयारी कैसे करना है, इस वजह से वो 1-2 मार्क्स से चूक जाते हैं और उनका जो सपना होता है वो सपना कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो हम ये चाहते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें हम हेल्प कर सकें, और जो भी सवालात उसके जहन में आए तैयारी से रिगार्डिंग, वो सारे कन्फ्यूज़न या सवालात का जवाब यहाँ पे हम हल कर दें। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। नूर रहीम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, जामिया मिलिया इस्लामिया में बीबीए और फिर बीकॉम के एंट्रेंस पेपर कितने नंबर का होता है? जी, तो ये जो एंट्रेंस पेपर होता है ये आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है। अच्छा, इसकी जो वेटेज होती है वो ऐसे डिवाइड होती है कि आपके 40 मार्क्स तो जनरल अवेयरनेस के हो जाते हैं, और आपके 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये सब, और आपके 20 मार्क्स फिर लॉजिकल रीजनिंग के आ जाते हैं, और आपके बाकी जो 20 मार्क्स बचते हैं वो आपके क्वांट यानी कि मैथ्स में आते हैं। तो ऐसे कुछ करके आपके 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चंस का पेपर बनता है। अब इसमें पर क्वेश्चन इसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस का होता है और हर क्वेश्चन का 1 मार्क का वेटेज होता है। अच्छा, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो। ओके नूर रहीम साहब, मैं जानना चाहूँगा, आपने 100 नंबर के बारे क्या, वेटेज के बारे में आपने अलग अलग पार्ट को एक्सप्लेन किया 100 नंबर को, तो आपने 40 नंबर वाले पार्ट में जनरल नॉलेज को रखा। मैं जानना चाहूँगा जो जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चन आता है? जी, तो जनरल नॉलेज 40 मार्क का है, और उसमें जो आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके होते हैं करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स आपके ले लीजिए, जैसे कि अगर आप पिछले 1 साल के भी अगर आप कर लेते हैं दे आर मतलब मोर देन एफिशिएंट, और आप कर सकते हैं। दूसरे, अगर आपके उसमें क्वेश्चन उस टाइप के आ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ सकते हैं, थोड़े बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड आ सकते हैं, और इंडियन डेमोग्राफिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो ये आपका होता है जनरल अवेयरनेस को टोटल बना के एक जनरल अवेयरनेस का ये 40 मार्क्स का बनता है। बाकी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में किस टाइप का क्वेश्चन होता है? जी, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आपके एक तो कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको रीड करना होता है, और आपको फिर उसमें से उससे पढ़ के आपको क्वेश्चन उसमें आंसर करने होते हैं। उसके अलावा आपके जो है जंबल सेंटेंसेस आ गए, आपके ग्रामर आ गई, ग्रामर बेसिक ग्रामर वगैरह आ जाती है। रीजनिंग का भी आप, ये आपका इंग्लिश का हो गया। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में आपके क्वेश्चन के डिफाइंड टाइप्स होते हैं। वैसे तो अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि भाई ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कुछ टाइप्स हो गए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया, आपके पैटर्न क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आपके ऑड वन आउट यानी कि आपको ऑप्शंस में से एक ऑड वन आउट निकालना होगा, वो आ गया आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग के आ जाते हैं। ये भी हो सकता है ब्लड रिलेशन में, डायरेक्शन में। जी, डायरेक्शन में आ जाता है आपका, रिलेशन, ब्लड रिलेशंस में आ जाता है आपका, कैलेंडर टाइप में आ जाता है आपका, ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं आपके, वो उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। आपने मैथ का भी जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन आता है? बेसिक आता है, फिर उसका लेवल क्या होता है? हाँ, मैथ्स का ये होता है कि मैथ्स में आपके उसमें भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, आपका रेशियोज आ गए, रेशियोज के आ जाते हैं, आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी हो गया, आपका सेट थ्योरी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये कुछ टॉपिक्स ही बताए मैंने, ऐसे टॉपिक्स होते हैं, उनसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथ्स का ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस पे डिफाइन करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कितना आपने पहले से प्रिपेयर करा हुआ है। तो अगर आपने अभी से प्रिपेयर करा हुआ है, अच्छे से हो गया है, तो आपको वो क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता आपको डिफिकल्ट लगेंगे एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है मैथ्स वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। इट इज मतलब इजी टू मॉडरेट, आप कह सकते हैं।
नूर साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में, जो बीबीए और बीकॉम का एंट्रेंस एक होता है ना, कॉमन होता है। मैं जानना चाहूँगा इसमें जी प्रोसेस क्या, कोई अगर बीबीए लेना चाहे तो क्या प्रोसेस है, बीकॉम लेना चाहे तो क्या प्रोसेस है? जी जी, इसका जो प्रोसेस है वो आपको, जो आप फॉर्म फिल करेंगे, आपने जो फॉर्म फिल करा होगा, तो उस वक्त आपको उसमें वो दिया होता है कि आपको कौन सा प्रेफरेंस लेना है। आपको अगर बीकॉम फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है तो आपको फॉर्म में आपने फर्स्ट प्रेफरेंस बीकॉम को दिया होगा, और अगर आपको बीबीए रखना होगा तो वो प्रेफरेंस आपने फर्स्ट प्रेफरेंस बीबीए को दिया होगा। जब आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलती है, जब आपके एडमिशन स्टार्ट होते हैं और मेरिट लिस्ट निकलना शुरू होती है, तो उसमें जो आपका जो एडमिशन दिया जाता है वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर दिया जाता है। अगर आपने बीबीए को प्रेफरेंस दे रखी है, देन आपको बीबीए की लिस्ट में ही मतलब आपको लाया जाएगा, उसमें ज्यादा आपका प्रेफरेंस रखा जाएगा कि हाँ आपको बीबीए ही मिले। तो एंट्रेंस सेम होता है, लेकिन आपको ये फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, बीकॉम को देनी है फर्स्ट प्रेफरेंस या बीबीए को देनी है। नूरुर रहीम साहब, मैं जानना चाहूँगा सीट कितना है, यानी बीबीए में कितना सीट है और बीकॉम में कितना सीट है? जी, सीट जो है वो अराउंड मतलब 50 के आसपास सीट्स होती हैं। जो आपकी एंट्रेंस के थ्रू जो सीट्स होती हैं वो 50 के अराउंड होती हैं, ठीक है हमारे। और उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो आपका डिफरेंट जैसे कि कोटास वगैरह जो होते हैं, जैसे अपना एक जनरल कोटा होता है, एंड देन मुस्लिम कोटा होता है, फिर उसके बाद आपका मुस्लिम SC कोटा होता है। तो इस हिसाब से आपका सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन टोटल सीट्स जो होती हैं वो आपकी 50 के ही अराउंड होती है। नूरुर रहीम साहब, मैं जानना चाहूँगा, जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे तो जामिया के बीबीए और बीकॉम के प्रिपरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर बुक आती है? हाँ, इसकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए पर्टिकुलर बुक्स वगैरह, जैसे आप जीके के लिए अरिहंत की आती है, अरिहंत की आप बुक्स ले सकते हैं, जीके के लिए बहुत काफी अच्छी होती है वो। और बाकी अगर आपको ओवरऑल बुक चाहिए तो ऐसे विले की आती है, और विले की पूरी प्रिपरेशन की बीबीए की बुक आती है, और आपकी बाकी जामिया में भी मतलब उसके हिसाब से मिल जाती है। बाकी अरिहंत वगैरह और न्यूसेंट की भी बुक्स आती हैं प्रिपरेशन वगैरह के लिए, तो आप वो ले सकते हैं और उससे आप आराम से प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नूरुर रहीम साहब, हम ये आगे बढ़ने से पहले कि जानना चाहूँगा, जो कई कोर्स के स्टूडेंट्स मैंने बात की, उनसे मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने यही बताया जो हाँ फ़ायदा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो प्रीवियस पेपर बीबीए और बीकॉम का प्रीवियस पेपर स्टूडेंट को कितना हेल्प करता है? हाँ, तो प्रीवियस पेपर जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप प्रीवियस 3-4 साल के पेपर करते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। अच्छा, मैं उसको आपको 2 रीजन दूंगा। पहला रीजन तो आपका ये हो गया क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उससे आपको करके एक आइडिया होता है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो एंट्रेंस आप देने जा रहे हैं, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस लेवल के आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस लेवल का आप वो मेंटेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस के लेवल, और ये सब चीजें। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर को आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई मेरी क्या वीकनेसेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मैं उससे मतलब क्या मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मुझे किस चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है, किस चीज में मुझे टाइम कम लेना है। तो उससे आपको काफी ज्यादा एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे एंट्रेंस को कैसे अप्रोच करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हो गई। नूरुर रहीम साहब, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप प्रिपरेशन किए हैं, उसके बाद जामिया का एंट्रेंस क्रैक किए हैं, तो जो लोग इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं खासतौर से जामिया के लिए और बीबीए और बीकॉम के लिए, उन्हें आप स्पेशल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से जो भी आज इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप एक पेपर को एंट्रेंस को माइंड में रख के करिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है अपना एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जितनी भी प्रिपरेशन कर ले, जो भी कर ले, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखना है। आपको मतलब एग्जाम वाले दिन भी आपको जो है अपना कॉन्फिडेंस
मतलब ज़्यादा रखना है और बी कॉन्फिडेंट, और आपको कोई इशू, कोई मतलब परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आपको फ्रीली आप पेपर को अप्रोच करिए। दूसरी बात, आप जो है पेपर की पहले से एक बार, जैसे मैंने कहा कि मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं और आप प्रीवियस से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। आप एक अपना वो बनाइए कि मुझे पेपर को मैं इस तरह से अप्रोच कर दूंगा, ताकि एक पहले से आपकी प्रिपरेशन हो, आपको पहले से माइंड में पता हो कि भाई आपको जाके वहां पे क्या करना है। उससे आपका एक टाइम भी सेव होगा और आपको एक क्लियर कट आइडिया रहेगा कि हाँ भाई मुझे ऐसे करके पेपर को अप्रोच करना। बिल्कुल नूर रहीम साहब, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में आपने ऐड किया, क्योंकि कई बार होते हैं जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले घबरा जाते हैं, और घबराने की वजह से होता क्या है, जो सवाल उसको याद भी होता है, पता भी होता है, लेकिन घबराहट के कारण वो उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाता, सही नहीं कर पाता, गलत करके आ जाता है। जी बिल्कुल, घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं ये एग्जाम देने जा रहा हूँ और मैं मतलब क्रैक कर लूंगा। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको क्योंकि आप घबराएंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो मतलब बर्बाद हो जाएगी, मतलब वो आपको फिर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपको घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। एग्जाम हॉल में जाने के बाद भी आप बिल्कुल फ्रीली, फ्री माइंड के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेना आपको एग्जाम। आप प्रेशर नूर रहीम साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करते समय स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है हमें क्वेश्चन का किस पार्ट को पहले करना चाहिए। इस हिसाब से वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है उसका क्वेश्चन से रह ही जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। इस बारे में आप क्या हिंट्स देना चाहेंगे? जी, तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस मतलब बच्चों को आते हुए क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो रह जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आप मेरा जो ये मानना है, मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि जब आपको एक पेपर दिया जाए, जब आपको पेपर मिले, तो आप पहले 1 घंटे में ही आप उसे पूरा रीड कर लीजिए। और रीड करते वक्त आपसे जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये मुझसे फौरन आता है मुझे, जैसे कि जीके के क्वेश्चंस हो जाते हैं और आपके इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, ग्रामर वगैरह के, वो आप अटेम्प्ट करते हुए चलिए। ठीक है, वो पहली रीडिंग में आप वो अटेम्प्ट कर लीजिए कि हाँ ये मुझे पक्का आंसर पता है, आप उसे मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब वो पहली रीडिंग में आप उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन ले सकते हैं जो कि 30-40 सेकंड से ज्यादा नहीं लेते। तो आप पहली रीडिंग में वो क्वेश्चंस कर लीजिए। नाउ जब आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, तब आपके पास बचेंगे वो क्वेश्चंस जो आपको आते होंगे लेकिन थोड़े लेंथी होंगे। जैसे कि आप ले सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चन ले सकते हैं उसमें, या रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं जो आपको आते होंगे लेकिन आपको पता है कि थोड़े लेंथी होंगे, ये 1-2 मिनट आपके ले लेंगे। फिर आप वो अटेम्प्ट करिए, वो क्वेश्चंस आप मार्क करिए। जब ये दोनों आपके हो जाएं, देन आप जो है उन क्वेश्चंस पे जाइए जिन पे आपको थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा डाउट का मतलब हो गया कि आपको पता है कि हाँ इसमें ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, बाकी 2 ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। तो आप उन क्वेश्चंस को अप्रोच करिए, उनका आप थिंक करिए, सोचिए। जो बचा हुआ टाइम है आप उसमें उसको सोच के आराम से आप उन्हें अप्रोच करके आप उनको अटेम्प्ट करिए। तो ऐसे करके आप अटेम्प्ट करेंगे, मेरे हिसाब से मिनिमम आपको जो है अराउंड 65 to 70 क्वेश्चंस मिनिमम आपको लेके चलने चाहिए अपना टारगेट, कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। शॉर्ट मुझे इतने क्वेश्चंस तो करने ही है, 65 to 70। अब इससे आगे जो भी हो जाता है दैट इज वेरी गुड, आप जो भी कर पाते हैं इसके अलावा, बट आपकी कुछ इस तरह से। और एंड में मैं ये कहूंगा कि आप जो है अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस वगैरह है। अगर आपकी स्ट्रेंथ मैथ्स है तो आप उसके हिसाब से अप्रोच करिए, अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उसके हिसाब से तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ाइए। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी एक बना के और फिर वो माइंड में लेके आप एग्जाम हॉल में जाए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आपने सही कहा नूर रहीम साहब। ऐसे में होगा क्या, जो क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है और आप इजीली कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। वो क्वेश्चंस करने से आपका एक अंदाज़ा भी हो जाएगा जहां मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। जैसे आपने कहा 60 to 65 एवं 70 तक हमें एक टारगेट लेकर चलना चाहिए। अगर इस तरह करते हैं तो अगर पहले अटेम्प्ट में या पहले अगर हम रीड करते हैं उसमें अगर हमारा 40 क्वेश्चन भी निकल जाता है तो हमारे 40 वो क्वेश्चन निकल गए जो मेरे लिए ईजी है, जिसको हमको अटेम्प्ट करने के लिए हमें कोई समय नहीं लगेगा।
जी, और इससे क्या होता है कि आपको जब आपको जो चीज आती है अगर आप वो करते हुए जाते हैं, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है कि भाई मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपने टफ क्वेश्चंस ही स्टार्टिंग में ले लिए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा कि भाई यार क्वेश्चन टफ है, ये है। तो आप पहले ही इजी क्वेश्चन जब लेते हुए चलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उससे ये होगा कि जो टफ क्वेश्चन भी होंगे आप उनको एक अच्छे माइंड से, अच्छे माइंडसेट के साथ अप्रोच कर पाएंगे। तो आपके चांसेस जो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करने के बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नूर रहीम से मैं उम्मीद करूँगा एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें ये थ्योरी अगर समझ में आए तो काफ़ी हेल्प मिलेगा उसको। जी जी बिल्कुल। नूर रहीम साहब, इतनी सारी अहम जानकारी शेयर करने के लिए और अपनी कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी